As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. Everything in this universe is made up of materials, जिसे हम साइंटिस्ट या फिर साइंटिफिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, जो हवा हम लेते हैं, सांस लेते हैं और खाना खाते हैं, जितनी भी चीजें हम हमारे आसपास देखते हैं, स्टार, क्लाउड, स्टोन, प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी चीजें, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, मतलब जो भी चीजें हैं वो सब किस में आती हैं, मैटर में आती हैं। राइट, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। तो जितनी भी हम हमारे आसपास चीजें देखते हैं वो सब मैटर में आती हैं। और मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जैसे कि हम बोल सकते हैं दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। करेक्ट। इन अर्ली टाइम जो भी ह्यूमन बीइंग है या फिर जो भी लोग हैं, सबको ये जानने की तो इच्छा होती है कि हमारे आसपास हैं वो सब किस चीज से बने हुए हैं, कैसे बने हैं। तो जो हमारे एंशियंट लोग थे तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था कि जो सब चीजें, इवन वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, इट डज नॉट मैटर, वो सब चीजें पंचतंत्र से बने हुए हैं। पंच तत्व जिसे बोलते थे, जिसके अंदर एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर इंक्लूड था। ये 5 चीजें जो हम बोलते हैं पंच तत्व करके, वही बेसिक एलिमेंट्स हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जिसके अंदर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर इंक्लूड है। तो वो बोलते थे कि कोई भी चीज है हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास कोई भी चीज है, ये मैटर नहीं करता वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो सिर्फ इन्हीं 5 चीजों से बने हुए हैं। ऐसे ही उसके बाद फिर ग्रीक के फिलोसफर्स आए या फिर मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, सब ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। और फिर अभी जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो हम मैटर में पढ़ते हैं कि फिजिकल नेचर पढ़ते हैं और केमिकल नेचर पढ़ते हैं। उसके बिहाफ पे हम लोगों ने सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अलग अलग उसके अंदर, ठीक है, पार्ट्स में। तो अभी मैटर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। हर चीज मैटर से बनी हुई है। और मैटर किससे बना हुआ, पार्टिकल से बना हुआ है। सबसे पहले बेटा हम सबने पढ़ा हुआ है कि मैटर है वो उसके कितने पार्ट्स होते हैं। मतलब हमने पढ़ा है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 फॉर्म में हमें मैटर मिलते हैं। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि सॉलिड हम किसे मानते हैं, लिक्विड हम किसे मानते हैं, और गैस की जो फॉर्म है उसे हम मतलब गैस किसे मानते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं या फिर हम बोल सकते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज हैं। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी हमें दी हुई है वो हम परफॉर्म करेंगे, उसके बाद ही आप अपने आप से उसका निष्कर्ष निकालना, रिजल्ट निकालना कि ये वाली प्रॉपर्टी सही है या नहीं है। ऐसे हम इसमें जितनी भी बुक में प्रॉपर्टीज दी हुई हैं वो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि आपको याद रहे, आप खुद से समझें। इस वाली एक्टिविटी से हमें क्या मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जितने भी हमारे पास मतलब पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। इसीलिए जो हमने सॉल्ट या शुगर उसके अंदर ऐड किया वो अच्छे से डिसॉल्व हो गया है, और जो पानी का लेवल है वो भी राइज नहीं हुआ है। तो वो जो शुगर और सॉल्ट हमने ऐड किया है वो कहाँ चला गया है, कहाँ गायब हो गया है। तो वो बेटा गायब नहीं हुआ है, इट्स नॉट अ मैजिक वो सिर्फ जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था उस स्पेस में जाके फंस गया है, या हम बोल सकते हैं उस स्पेस को उसने कवर कर लिया है। उसी के बाद मतलब जो हमने कलर वाला ये एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमें क्या मिला कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके एक क्रिस्टल बनता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एक क्रिस्टल है वो मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, और वो खुद को इतना स्मॉल 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 डिवाइड करते रहते हैं अपने आप को कि वो और ज्यादा अमाउंट्स में खुद को बढ़ाते रहते हैं।
अगर हमें इसे एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं that there must be millions of tiny particles in just one crystal which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles, right? सिमिलर वे हम डेली लाइफ में देखते हैं, हम कितने सारे काम करते हैं डेली लाइफ में। किसी ने नींबू पानी बनाया घर पे कभी? नींबू पानी, चाय, कॉफी अगर आपने बनाई है तो आपको ये पता होगा कि जब भी हम पानी के अंदर कॉफी या टी ऐड करते हैं या नींबू ऐड करते हैं, नमक या फिर चीनी ऐड करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट तो हमने देख लिया नमक और चीनी वाला। तो इसी तरीके से ये डेली लाइफ की चीजें हैं कि जब हम पानी में ये सब चीजें ऐड करते हैं तो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं और गायब हो जाती हैं। कैसे गायब हो जाती हैं वो? क्योंकि बेटा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस को वो चीजें कवर कर लेती हैं। और जो पार्टिकल्स हैं वो मैटर के इतने स्मॉल होते हैं, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम सोच भी नहीं सकते हैं वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच वी हैव इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। उसके लिए भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, हमारी डेली लाइफ से भी रिलेट करते हैं या वैसे भी। बेटा अगर मम्मा खाना बना रही हैं किचन में, गरम गरम खाने की खुशबू हमें आती है ना? तो वो क्यों आती है? कभी आपने सोचा उसके पीछे का रीजन क्या है? कि कहीं भी खाना बन रहा है, पड़ोसी के घर में भी कुछ खाना बन रहा है टेस्टी गर्मा गर्म, तो हमें उसकी खुशबू आती है। ठंडे खाने की तो नहीं आती है तो भी कुछ डिस्टेंस तक आती है, इतनी दूर तक तो नहीं आती है। तो उसके पीछे क्या रीजन है? कभी ऐसा सोचा है? तो उसी रीजन को आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वाली एक्टिविटी के थ्रू, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा, कभी नोट किया हो तो आपने, कोई अगरबत्ती या धूप बत्ती आप लोग लगाते होंगे तो वो अगर पैकेट में रखी हुई है या फिर अगर खुली भी रखी हुई है तो उसकी खुशबू सिर्फ कुछ कदमों तक ही आती है, कुछ डिस्टेंस तक उसकी खुशबू हम फील कर पाते हैं। लेकिन उसी धूप बत्ती या अगरबत्ती को अगर हम जला देते हैं तो उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। उसके पीछे क्या रीजन है ना? ये चीजें हमें सोचनी चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है। चलो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, या फिर आपने कभी नोट भी किया होगा। आप एक ग्लास लीजिए, उसके अंदर पानी डाल दीजिए और उस पानी में आप 1 स्पून नमक डाल दीजिए। उसको आप मिलाइए मत। आप 2 घंटे बाद या फिर कुछ टाइम बाद आप उसे देखते हैं तो वो पानी अपने जो नमक है वो अपने आप पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। हमने उसे डिसॉल्व नहीं किया, हमने सिर्फ उसके अंदर ऐड किया था और वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। वो कैसे होता है? उसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा। तो बेटा उसके पीछे सिर्फ एक ये कॉमन सा नॉर्मल सा रीजन है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं और वो कंटिन्यू मूव करते हैं। उनके पास कंटिन्यू मूव करते हैं तो उसके पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और शायद आपको ये बात भी पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। वो कैसे? क्योंकि जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा फास्ट मूव करते हैं। अगर ज्यादा फास्ट मूव करेंगे तो बेटा मूव करने की वजह से ही जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सो वी कैन से इट as the temperature rises, particles move faster. So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of particles also increases. आपने नोट किया कि जो ग्लास के अंदर आपने पानी डाला था और उसके अंदर नमक ऐड किया था, वो कितनी देर में, आप उसको नोट करिए कि कितनी देर बाद उसके अंदर वो डिसॉल्व होता है। एक उसी पानी के नीचे अगर मैं स्टोव को ऑन कर देती हूँ या फिर गैस पे, आप बोल सकते हो गैस पे, अगर हम उसको रख देते हैं और फिर हम टाइम नोट करते हैं कि कितनी देर में वो नमक डिसॉल्व होता है,
तो बेटा आप नोट करोगे कि वो जो हमारा टाइम है वो बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम के अंदर वो नमक उस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो और स्पीड में आ जाते हैं। स्पीड में आने की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो अच्छे से डिसॉल्व कर पाते हैं। और वो क्यों डिसॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस के अंदर वो चले जाते हैं। तो यहां से हमें एक टर्म मिलती है, टर्म है डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। गेट इट? डिफ्यूजन क्या होता है, जब इंटरमिक्सिंग होती है दो अलग अलग पार्टिकल्स की अपने आप से, उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। करेक्ट? तो आप एक मतलब ये सब बातें मत याद रखो, मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ। अगर आपको गर्मी में बिठा दिया जाए तो पारा बढ़ेगा ना, दिमाग का जो लेवल है गुस्सा चढ़ेगा ना। तो बेटा गुस्सा चढ़ेगा तो गुस्से में क्या करोगे, किसी को डांट लगाओगे, किसी सामने वाले पे गुस्सा करोगे, है ना। तो मतलब क्या है, एक्टिविटी फास्ट हो गई है। तो एक्टिविटी फास्ट होने का सिंपल मतलब है ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है और फटाफट से डिसॉल्व हो जाएगा। आप ऐसे ही किसी के नीचे आग लगाओगे तो वो तो उछलेगा ना, उछलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो उनका मोशन है, वो मूवमेंट है, वो ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट? तो यही था हमारा एक्टिविटी, यही हमारी पूरी एक्टिविटी थी जो हमने छोटी सी नॉर्मल चीजों से, बेसिक चीजों से सीखी है, जो हम डेली लाइफ में करते हैं और कभी नोट ही नहीं करते हैं। अगर किसी ने नोट भी किया है तो उसका हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते हैं। पर आज हमने कितने सारी चीजों के जो हमारे दिमाग में घूमते भी हैं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, उनके पीछे क्या रीजन मिल गया सबको। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स उनके अंदर कोई ना कोई अट्रैक्शन एनर्जी है ना, कोई ऐसी एनर्जी है जो उनको बांध के रखता है। कोई लोहे की चीज है, हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, फोर्स लगता है ना उसमें, या अपने आप टूट जाती है वो। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उसे तोड़ना है, या क्योंकि वो पूरा देखो एक मैटर से, एक काइंड के मैटर से बना होता है, उस चीज को हमें अगर अलग अलग करना है तो हमें उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। अपने आप तो ऐसे कुछ भी टूट के नहीं घूम रहा है ना। हमारे पास अगर एक नोटबुक है, अगर हमें उसके पेज भी निकालने हैं तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट? तो बेटा कुछ तो ऐसा है उनके बीच में जो उनको जोड़ के रखता है ना। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं कि जो हमें आपस में जोड़ के रखते हैं ना, और उस वाली एनर्जी का नाम तो सबको पता है। क्या, कौन सी फोर्स होती है वो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही एक ऐसी अट्रैक्शन है या फिर ऐसी फोर्स है जो मैटर के पार्टिकल्स को इकट्ठा करके रखती है, जो उनको जोड़ के रखती है। और अब हम बोल सकते हैं कि जो आयरन की नेल थी उसको तोड़ने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगा था, और जो रबड़ था वो जल्दी कट गया था। ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो जिन पे कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बहुत सारी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो बेटा ये तो डिपेंड करता है ना उस वाली स्ट्रेंथ पे जिससे वो मैटर बना हुआ है, जिस चीज के वो पार्टिकल्स हैं, है ना। कि कोई सॉफ्ट पार्टिकल हैं तो उनको कम मेहनत में भी तोड़ा जा सकता है, और कोई रिजिड है तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है तोड़ने में। तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं? दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। कौन सी वाली फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आफ्टर दैट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं तो अलग अलग तरीके की ही फोर्स उनके ऊपर अप्लाई करनी पड़ती है, और उनके अंदर भी अलग अलग तरीके की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आफ्टर दैट हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर।
तो बेटा ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या ही होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बचपन से वही पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड क्या होता है, जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज जिसके पास होती हैं उसको सॉलिड बोलते हैं। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कोई भी ऐसा मतलब सब्सटेंस, सॉरी उसे पार्टिकल बोलेंगे, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके पास डेफिनेट शेप है, जो एक बाउंड्री बना सकता है और जिसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो उसको हम किस में रखते हैं, सॉलिड के अंदर। तो आप फटाफट से अपनी नजरें घुमाइए और एक नजर में घुमाते हुए फटाफट से जो जो चीजें आपको सॉलिड में दिखाई देती हैं फटाफट कमेंट में बता दीजिए। जब तक आप कमेंट कर रहे हो तब तक मैं सॉलिड को एक बार डिफाइन कर देती हूँ। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट इज have negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shapes when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. तो सबने कमेंट कर दिया फटाफट से। तो अब बेटा इतने सारी सॉलिड चीजें हमने देखी, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि जो इलास्टिक रबर है वो सॉलिड में आएगा या किसी और चीज में आएगा, क्योंकि वो तो मूवेबल है, वो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो मुड़ जाता है, वो तो अपनी शेप भी चेंज कर लेता है, तो वो तो उसकी सॉलिड की प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर रहा है। तो बताइए आप मुझे। अब ऐसे ही शुगर है, सॉल्ट है, तो वो सॉलिड में आएंगे या किसी और चीज में, क्योंकि अगर मैं शुगर को एक बॉल में डालती हूँ तो वो बॉल का शेप ले लेती है, और अगर उसी शुगर को मैं एक ग्लास में डालती हूँ तो वो ग्लास का शेप ले लेती है, और उसी शुगर को अगर मैं जार में डाल देती हूँ वो जार का शेप ले लेती है। तो क्या ये सॉलिड होगा? ऐसे ही स्पंज सबने देखा होगा, स्पंज को अगर मैं पानी में रख दूं या फिर मैं उसको उठाती हूँ, उसको प्रेस करती हूँ, तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। तो फटाफट से सोच के आप मुझे ये बताइए कि ये जो तीनों चीजें हमने पूछी हैं ये सॉलिड हैं या नहीं है, और अगर सॉलिड हैं तो क्यों हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड हैं वो रिजिड होते हैं, कंप्रेस नहीं होते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल कंप्रेस होते हैं अगर होते हैं तो भी, उनके पास डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं मान रहे हैं, तो ये क्या होंगे? सबसे पहले हम रबर की बात करते हैं। तो बेटा रबर है वो अपनी जब शेप है वो कब चेंज करता है? अपने आप मैंने यहाँ रबर को रख दिया तो क्या ये अपने आप शेप चेंज कर लेगा? नहीं करता है। हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो सिर्फ तभी क्या करता है, शेप को चेंज करता है। और उसकी जब फोर्स जो हमने उसके ऊपर अप्लाई की है अगर हम उसे रिमूव कर देते हैं तो फिर से अपनी शेप में आ जाता है। तो मतलब उसके पास डेफिनेट शेप है, समझ आया? उसके पास डेफिनेट शेप है। अगर हम उसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो टूट भी जाता है। तो मतलब जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाती है, या फिर उसको इससे ज्यादा फोर्स हम लोग अप्लाई कर देते हैं इसलिए वो टूट जाता है। तो हम रबर को सॉलिड से बाहर नहीं निकालेंगे, उसको निकाल के नहीं फेंकेंगे, वो भी एक सॉलिड है। उसके बाद हम बात करते हैं शुगर की। शुगर और सॉल्ट, अगर मैं शुगर का एक क्रिस्टल उठाती हूँ तो बेटा पार्टिकल तो वो है ना, मैटर तो वो है ना, एक क्रिस्टल की बात हो रही है। एक क्रिस्टल तो अपने डेफिनेट शेप में है, वो तो अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है ना, तो इट मीन्स वो सॉलिड है। हमने अभी किसकी बात की? जो पूरे जार के अंदर कितनी थाउजेंड्स और मिलियंस उसके अंदर क्रिस्टल है शुगर के, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक क्रिस्टल को उठा के देखें तो उसके पास तो उसकी डेफिनेट शेप है, करेक्ट? समझ आया? वो तो किसी और की शेप नहीं ले रहा है ना। अब हम स्पंज की बात करते हैं। स्पंज के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं,
और उनके अंदर एयर है वो ट्रैप्ड होती है। जब भी हम उसको प्रेस करते हैं तो वो जो अंदर जो ट्रैप्ड एयर थी वो बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलने की वजह से वो क्या होता है, वो कंप्रेस्ड हो जाता है। और फिर हम अगर उसके ऊपर से फोर्स को रिमूव कर दें तो वो अपनी शेप में आ जाता है। आया कुछ समझ? जो उसके अंदर हमने क्या किया कि जो उसके अंदर एयर थी वो हमने उसको फोर्स लगा के उसको बाहर निकाल दिया है, इस वजह से वो कंप्रेस हो जाता है। तो ये सब भी सॉलिड के अंदर ही आएंगे। ये भी स्टेट ऑफ मैटर अगर इनकी पूछी जाए तो दे आर इन अंडर द सॉलिड फॉर्म, सॉलिड स्टेट। ओके, सो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ी हैं उन्हीं को एक बार इधर उधर उसको 360 डिग्री में घुमा के समझना है, सोचना है कि किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, तो सभी चीजों के आंसर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके ये वाला टॉपिक अभी यहीं तक है। अब हम पढ़ेंगे द लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट सबको समझ आ गया होगा। अभी हम लिक्विड स्टेट में पढ़ेंगे। तो लिक्विड क्या होता है, हम सबने पढ़ा था जिसके पास नो फिक्स्ड शेप, जिसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होती पर फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, राइट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीजें हम। उसके अंदर फ्लो करने की कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्लो कर पाता है, चेंज कर पाता है अपने शेप को, तो वो रिजिड नहीं होता है। वो क्या होता है, उसे फ्लूइड बोलते हैं। जो चीज फ्लो करती है, लिक्विड फ्लो करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। अब इसके बाद जो आपका लिक्विड स्टेट है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं पानी के अंदर। क्योंकि जो लिक्विड है, अभी हमने पढ़ा था कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी तो स्पेस होगा ना, क्योंकि वो भी एक पार्ट ऑफ मैटर ही है। तो जो लिक्विड मतलब पानी है उसके पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है, और उस स्पेस के अंदर ऑक्सीजन होती है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जिनकी हेल्प से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सांस लेने में सक्षम हो पाते हैं। तो लिक्विड के अंदर हमने क्या देखा, पानी के अंदर शुगर सॉल्ट को ऐड करते हैं, मतलब एक लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड को ऐड किया, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि जो हमारे पास पानी है उसके अंदर हमने इंक ऐड की, तो इंक क्या थी, लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर लिक्विड भी ऐड हो जाता है। और अभी हमने क्या देखा कि लिक्विड के अंदर गैस भी ऐड होती है। तो इस बात से हम क्या कंक्लूजन हमारे पास मिलता है, solid liquids and gas can diffuse into liquid, correct, and the rate of diffusion of liquid is higher than of solid। जो डिफ्यूजन का रेट है वो ज्यादा होता है लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ज्यादा स्पेस होता है एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। लिक्विड के अंदर ज्यादा फ्रीली मूवेबल पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास ज्यादा स्पेस होता है एक दूसरे के बीच में। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा, एवरीथिंग इज क्लियर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज द गैसियस स्टेट। मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि गर्म खाने की खुशबू आती है ना, तो वो बेटा एक एग्जाम्पल था किसका, गैसियस स्टेट का, कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है और कंटिन्यू वो मूव करते हैं, इसीलिए वो जो गरम गरम खाने की खुशबू है वो हमारे नाकों तक आती है। इसके बाद जो गैस है वो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबल, है ना, कंप्रेस हो जाती है वो इजीली एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। अगर वो इजीली कंप्रेस हो जाती है बेटा तभी तो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर्स मिलते हैं। अब फटाफट से मुझे ये बताइए कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होगी। जो हम घर के अंदर, किचन के अंदर जो हम सिलेंडर्स यूज करते हैं उनके अंदर एलपीजी भरी होती है, तो वो तो एक तरीके की गैस है
गैस को कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर के अंदर फिल कर देते हैं। इसी तरह हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मिलते हैं हॉस्पिटल में। अभी कोविड के टाइम में सबने सुना होगा ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के बारे में। उसके बाद सीएनजी के बारे में भी सबने सुना होगा, करेक्ट? तो मुझे सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म कमेंट में जरूर बताना। और जो सीएनजी है वो हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं अपने व्हीकल्स के लिए या फिर किसी भी मशीन को चलाने के लिए सीएनजी को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। एलपीजी को किचन में यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या है बेटा, हाई कंप्रेसिबल है। वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजीली, करेक्ट? In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the wall of the container. The pressure which is exerted by the gas is because of the force exerted by the gas particle per unit area of the wall of that container. One more thing. Due to high speed of particles and large space between the particles of gas, उनके पास कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं? वो डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी गैस में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? तो एक बार फटाफट से दिमाग लगाइए और सोच के बताइए कि मैटर क्या चेंज कर सकता है अपने स्टेट को। अब ऐसा है कि मुझे ये बताइए कि आइस है वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। आइस है वो सॉलिड है, तो आइस पे अगर मैं आइस को बाहर रख देती हूँ फ्रिज से निकाल के, तो वो पिघलेगी या नहीं? मेल्ट हो जाएगी ना वो। तो मेल्ट होके वो क्या बन जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सॉलिड ने अपने आप को चेंज किया और वो लिक्विड स्टेट में आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं उसको स्टोव के ऊपर रख देती हूँ तो क्या वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना? ये सब तो आप लोगों ने नोट किया है, ये तो हो ही जाता है। तो वो जो मैटर है वो अपने आप के स्टेट को चेंज करके दूसरे स्टेट में जा सकता है। तो इसके अंदर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट का नाम है कन्वर्जिंग ऑफ आइस टू वाटर एंड कन्वर्जिंग ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है? टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इनटू अ बीकर एंड suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in the contact with the ice. एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर आइस डाल देनी है और उसके अंदर एक थर्मामीटर डाल देना है। थर्मामीटर इस तरीके से उसके अंदर सस्पेंड करना है, जो थर्मामीटर का बल्ब होता है वो आइस के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। उसके बाद बर्नर को ऑन करना है और लो फ्लेम पे उसको ऑन करके छोड़ देना है। उसके बाद जो टेम्परेचर है, जब आइस मेल्ट हो रही है, उस टेम्परेचर को नोट करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। और सारी चीजें मतलब ऑब्जर्वेशन आपको लेते रहना है। कहाँ तक लेना है? जब तक पूरी आइस है वो वाटर में चेंज नहीं हो जाती। उसके बाद क्या करना है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। उसको पूरा रिकॉर्ड करना है, उस ऑब्जर्वेशन को समझना है कि किस तरीके से हुआ है। नाउ पुट अ ग्लास रोड इन द बीकर। उसके बाद एक ग्लास रोड लेना है और बीकर के अंदर डालना है एंड हीट वाइल स्टायरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। और तब तक उसको हीट करना है जब तक वो जो वाटर है वो बॉयल ना हो जाए, मतलब उसको बॉयल करना है। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। अपनी आंखें बिल्कुल उस थर्मामीटर पे गार्ड लेनी है तुम्हें
जब तुम ये सारी ऑब्जर्वेशंस नोट कर रहे हो, कहाँ तक, जब लगभग पानी है वो वेपर में चेंज हो रहा है, तब तक आप उसको एक तीखी नजर आपके उसके ऊपर रखनी है। आफ्टर दैट रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जिंग ऑफ वाटर इनटू द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। उसके बाद वही ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। तो इसमें हमें क्या समझ आया, मैं फटाफट से वो बता देती हूँ। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो स्पीड भी उनकी बढ़ रही है, ठीक है। द एनर्जी सप्लाइज बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इसके बाद जब एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको वो एनर्जी तोड़ देती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देती है वो एनर्जी। मतलब ये ऐसा है कि दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी कोई उनको जलाने की या फिर कुछ ऐसी बातें करता है, वो मतलब जो हम नीचे से हीट दे रहे हैं, जो कुछ लोग होते हैं ना भड़काने वाले इधर से भी कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो क्या है, उसको हीट दी और उस हीट की वजह से क्या हुआ, उन दोनों का रिश्ता टूट गया। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट गई है, समझ आया। तो जो हीट की वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गई है और वो जो दोनों दोस्त हैं वो अब अलग अलग घूमने लग गए। पहले वो साथ में घूमते थे, फिर भड़काने वालों ने उन्हें भड़का दिया, मतलब हीट दे दी, तो अब वो अलग अलग घूमते हैं एक दूसरे से। तो इसी तरह पार्टिकल क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। फिर पहले वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए थे, अब हीट देने के बाद वो फ्रीली मूव करते हैं। अ स्टेज is reached when the solid melts and it converts to a liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. वो मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। वो वाला पॉइंट जिसमें मिनिमम टेम्परेचर देने पे सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब मुझे ये बताएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है। चलो मैं बता देती हूँ। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 के मीन से केल्विन। इसके बाद एक और टर्म हमारे पास आती है विच इज कॉल्ड फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फ्यूजन। फ्यूजन भी उसी प्रोसेस को, जो मतलब मेल्टिंग वाली जो पूरी प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। आफ्टर दैट हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में चेंज होना, और गैस से फिर लिक्विड में, और लिक्विड से सॉलिड के अंदर। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए और लिक्विड फॉर्म में आए ही ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो वो जो हमने अभी टर्म बोली सब्लिमेशन, वो सब्लिमेशन बेटा वही होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी, वो डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस के अंदर, सॉलिड से डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज हो जाए। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, हमारे बाथरूम्स में हम लोग लगाते हैं वो ओडोनिल, है ना, बहुत सारे ऐसे आते हैं, गोदरेज एयर करके ऐसा कुछ आते हैं ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो उसके बोलने का क्या मतलब है, उन सब के अंदर क्या होता है बेटा, नेप्थलीन होता है ना, और उसके अंदर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड।
तो वो सब क्या होते हैं बेटा, वो लिक्विड में चेंज होते देखा है आपने उसको कभी? या फिर जो कपूर हम जलाते हैं वो डायरेक्टली किसमें, सॉलिड फॉर्म में होता है? जो व्हाइट वाला कपूर सबने देखा होगा, तो वो जो व्हाइट वाला कपूर होता है बेटा वो सॉलिड फॉर्म में होती है, क्योंकि उनकी छोटी छोटी बॉल्स होती हैं ना। उन बॉल्स को अगर हम ऐसे रख देते हैं हवा में, तो क्या वो लिक्विड में चेंज होते हैं? नहीं होते, वो सिर्फ गैसियस फॉर्म में होते हैं और खत्म हो जाते हैं ऐसे ही, गैस की स्टेज में आके खत्म हो जाते हैं वो। तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर चेंज हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेज। अगर मैं पूछूं कि सॉलिड से गैस में डायरेक्टली चेंज होने को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, तो बेटा गैस से भी तो सॉलिड के अंदर चेंज हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? तो जो स्टेज होती है जहां से गैस से और सॉलिड के अंदर चेंज हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। सब्लिमेशन होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होना, लिक्विड का उसके अंदर कोई रोल नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास डिपोजिशन होता है गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना, उसमें भी लिक्विड का कोई रोल नहीं है। उसके बाद हम आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है पार्टिकल्स के ऊपर? तो देखो बहुत सारी वीडियोस हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं रील्स में, यूट्यूब पे, या फिर हमने और भी बहुत जगह देखी होती हैं कि कुछ वीडियो आती हैं, बॉल रखी होती है, उसके ऊपर ऐसे पिस्टन को हम डालते हैं तो वो किस तरीके से टूटते हैं, उसके पार्टिकल्स कैसे अलग होते हैं। फिर उस बॉल की जगह कुछ और रखते हैं, ग्लास रखते हैं, मतलब बेड रखते हैं, वुड रखते हैं, अलग अलग चीजें वो लोग रखते हैं। तो वो हमने काफी बार वीडियो देखी होगी और डेली लाइफ में भी नोट किया होगा। अभी जो हमने स्पंज की बात की कि उसके ऊपर अगर हम प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर, तो वो अपना जो शेप है वो चेंज कर लेता है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज को अगर उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, जो उनके बीच का स्पेस है वो कम हो जाएगा और पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे ही जो गैस है उसको लिक्विफाई करने के लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है और टेम्परेचर को कम कर लिया जाता है। मतलब प्रेशर उसके ऊपर बढ़ाया जाता है और जो उसका टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो गैस को लिक्विफाई फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 जो होती है, उसको किस पे, हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर किया जाता है और उसको जो CO2 होती है उसको डायरेक्टली गैसियस स्टेज में चेंज कर दिया जाता है। मतलब सॉलिड CO2 की हम बात कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे? उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है और उसको लिक्विड फॉर्म में नहीं लाया जाता और उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 रखा जाता है। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये पूरी डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। जब एक और इसके बाद हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, रिवीजन पर्पज से जो मेन टॉपिक हैं उनको सिर्फ रिवाइज किया जाएगा। ये जो अभी फिलहाल वीडियो चल रही है उसके अंदर हम पूरा उसको डिटेल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। आप इनके कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज करते हैं हम तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। लिक्विड से कोई चीज गैस में चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और गैस से अगर कोई चीज सॉलिड में चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। सॉलिड से गैस में चेंज होगी तो सब्लिमेशन, और गैस से लिक्विड में चेंज होगी तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड के अंदर चेंज होगी तो सॉलिडिफिकेशन उसको हम बोलते हैं। तो ये भी एक बार आप देख लेना, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस आ जाती हैं बहुत बार, फिर भी पता होना चाहिए इनके बारे में। आफ्टर दैट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इवेपराइजेशन। तो हमने इतना देखा कि बॉइलिंग पॉइंट आता है, तब वो जाके उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है, उसके बाद वो दूसरी स्टेज में कन्वर्ट होना शुरू होता है, लेटेंट हीट, और वो सब हमने पढ़ा अभी तक। अब ये इवेपराइजेशन क्या है,
क्या हर बार ऐसा होगा कि जब हम उसे हीट या फिर प्रेशर उसका चेंज करेंगे तो स्टेज ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाएगा? तो मैं पहले ये टर्म समझा देती हूँ। इवेपोराइजेशन जो हम बार बार बोल रहे हैं वो है क्या? इवेपोराइजेशन बेटा एक फिनोमिना है जो चेंज करता है लिक्विड को वेपर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट पे जाने से पहले। मतलब हम बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे भी नहीं है और स्टेज है वो लिक्विड से वेपर के अंदर चेंज हो गई है, उस फॉर्म को हम, उस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं इवेपोराइजेशन। तो ये इवेपोराइजेशन का हमने बहुत सारे डेली लाइफ में हमने इसके वो देखे हैं, एग्जांपल्स देखे हैं। तो क्या क्या एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं? हम हमारे कपड़े सुखाते हैं, तो क्या बेटा हम उनके नीचे आग जलाते हैं ताकि वो सूख जाए, वो हो जाए? हम उनको क्या करते हैं, उनको फैला देते हैं धूप के अंदर या फिर हवा के अंदर या फिर किसी भी बाहर जगह पे, तो वो अपने आप सूख जाते हैं। या फिर हम उन्हें नहीं भी फैलाते हैं, बिना धूप के बिना हवा के भी अगर हम उन्हें टांग देते तो कुछ टाइम बाद, हालांकि टाइम लगेगा, कुछ टाइम बाद वो अपने आप सूख जाते हैं। तो हमने तो कुछ किया ही नहीं उनके साथ, ना तो हम उनका बॉइलिंग पॉइंट पता किया ना कुछ और किया, फिर भी कपड़े सूख गए हैं। तो जो वो पानी था उसके अंदर, जो हमारे कपड़ों के अंदर पानी था वो बेटा वेपराइज हो गया, इसीलिए तो कपड़े सूखे हैं। अगर वो पानी अब्सॉर्ब होता अंदर ही तो कपड़े सूखते ही नहीं, वो वेट ही रहते। तो ये किस कारण से होता है? अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट फॉर्म में नहीं होते हैं। तो जो भी उनके पास टेम्परेचर है, जो भी मतलब आसपास के एरिया का टेम्परेचर है, वो उससे एनर्जी ले लेते हैं। और काइनेटिक एनर्जी तो उनके पास ऑलरेडी है क्योंकि वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो स्मॉल फ्रैक्शन है उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो आ जाता है जो उनके पूरे सरफेस पे, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जो अपर लेयर है किसी भी वाटर की या किसी भी लिक्विड की, उस पे क्या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा। अब जो अपर लेयर है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी तो वो वेपराइज फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब जो ऊपर वाली लेयर थी वो तो खत्म ही हो गई है, फिर जो उसके बाद ऊपर वाली लेयर है वो भी ऐसे खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जो पूरा लिक्विड है वो वेपराइज हो जाएगा, बिना हमने उसको कुछ दिया नहीं। इसी तरीके से बेटा हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपराइजेशन को। तो उसके अंदर क्या हो गया, मतलब सब कुछ छोड़ो, पहले एक ही एग्जाम्पल हमने जो पकड़ा है कपड़े सुखाने वाला, उसी को देख लेते हैं। हम जब भी वायर पे या फिर किसी पे कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो क्या जैसे मशीन से निकाले एज इट इज उनको डाल देते हैं? नहीं ना, उनको क्या करते हैं, उनको फैला के डालते हैं, उनको पूरा फैला के डालते हैं। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन यही है कि हम उसका जो सरफेस एरिया है कपड़े का वो बढ़ा देते हैं, और कपड़े का सरफेस एरिया इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, इवेपराइजेशन फटाफट से हो जाता है। दूसरा उसके अंदर क्या है कि हम धूप में डालते हैं तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, छांव में डालते हैं तो कपड़ों को टाइम लगता है सूखने में। तो उसके पीछे क्या रीजन है, टेम्परेचर का। धूप में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वेपराइज स्टेज में जल्दी जल्दी से चले जाएंगे पार्टिकल्स। उसके बाद क्या है कि अगर हम, एक इंसान बैठा है दिल्ली एनसीआर में, वहां उसने कपड़े सुखाए, और बेटा मैं मुंबई गई थी एक बार, तो मैंने वहां कपड़े सुखाए। मेरे यहाँ दिल्ली में तो बड़े जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं, और मुंबई में कपड़े सूखने में बड़ा टाइम लगा। पता है ऐसा क्यों हुआ? ह्यूमिडिटी की वजह से। क्योंकि मुंबई की जो एयर थी उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा थी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर।
हवा के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। लेकिन जब मैं दिल्ली में थी तो दिल्ली में तो अच्छी खासी गर्मी थी, वहां तो ह्यूमिडिटी कम थी क्योंकि बारिश का मौसम नहीं था। बारिश का मौसम होता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। हालांकि मुंबई में तो ऐसा होता है कि कभी भी बारिश हो जाती है। तो यही रीजन था कि ह्यूमिडिटी की वजह से कपड़े कम सूख पाते हैं, क्योंकि जो पानी पहले से प्रेजेंट है, एयर में भी तो पानी प्रेजेंट है। अब एयर के पास ऑलरेडी अमाउंट ऑफ वाटर है तो वो कपड़ों का पानी क्यों लेगा। जब तुम्हारे पास भरपूर खाना है खाने को तो तुम दूसरे का खाना क्यों लोगे। तो ऐसा ही होता है कि आपने ये भी नोट किया होगा, चलो दिल्ली मुंबई को छोड़ो, आप बारिश के मौसम में कपड़े कम सूखते हैं क्योंकि वही रीजन है, हवा के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, हवा के अंदर वाटर पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट हैं, तो कपड़े के पानी को नहीं निकाल पाते हैं, मतलब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है। इसी तरह बेटा अगर ज्यादा हवा चल रही है, मान लो एक कपड़ा या फिर आपका हैंकी ले लिया, आपने अपना हैंकी वेट किया और एक तेज रफ्तार हवा के सामने रख दिया, बहुत तेज फैन चलाया और उसके सामने रख दिया, तो वो जल्दी सूखेगा या फिर आपने ऐसे ही कहीं रख दिया जहां पे हवा है ही नहीं, हल्की फुल्की हवा है, तो आप खुद मुझे बताइए कि किसमें ज्यादा सूखेगा, जल्दी किसमें सूख जाएगा, तेज रफ्तार हवा में। तो उसका भी कुछ रीजन है। क्या रीजन है कि हवा ज्यादा है तो जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो भी ज्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, जो वाटर वेपर हैं वो फटाफट से कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। बस अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है। लास्ट टॉपिक हमारा है हाउ डज इवेपराइजेशन कॉज कूलिंग। इवेपराइजेशन की वजह से हमें कूल क्यों फील होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, जो लिक्विड है वो इवेपराइज होता रहता है। इवेपराइज होता है तो क्या होता है, उसकी एनर्जी भी लॉस होती है। जब लिक्विड के पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं अपने सराउंडिंग से, तो वो क्या करते हैं, वो अपने सराउंडिंग को भी कूल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इवेपराइजेशन हुआ लिक्विड का तो क्या हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ। तो अब एनर्जी को वो रीगेन करता है कहाँ से, सराउंडिंग से। जब वो सराउंडिंग से एनर्जी को रीगेन करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक कूल सेंसेशन हमें मिलता है। उसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम पोट के अंदर रखते हैं, जो अर्दन पोट होता है उसके अंदर हम पानी रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, तो उसका भी यही रीजन है। उसके बाद जो हमने देखा है ना कि बहुत ठंडे पानी का ग्लास अगर हम बाहर रख देते हैं तो उसके ऊपर से क्या आता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आने लगते हैं, पानी बाहर निकलने लगता है। तो वो पानी कहाँ से आता है, वो भी इसी रीजन की वजह से आता है। और क्या होता है कि जब हमें पसीने आते हैं, पसीने में जब एक हल्की सी हवा हमें लगती है तो वो हमें ठंडी फील होती है, ऐसा होता है। और बहुत लोग जिनके आसपास मिट्टी है, जिन्हें मिट्टी देखने को मिलती है आसपास, तो क्या होता है, जब भी हवा या आंधी चलने को होती है तो पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं, उस पर पानी स्प्रिंकल कर देते, छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से हवा ठंडी आने लगती है। इसके अलावा हम समर्स में विंटर क्लॉथ वियर करते हैं ताकि जो पसीने आए वो अब्जॉर्ब हो जाएं और अब्जॉर्ब होने के बाद हमें कूल सेंसेशन मिले। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप लोगों ने यूज किए होंगे, आजकल तो सब यूज करते हैं, परफ्यूम। जब हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो एकदम से हमें ठंडा फील होता है, तो उसका रीजन भी यही है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास, वो आप नोट करके और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं फटाफट से इसमें से रीड कर देती हूँ आपके लिए। वी नो दैट during evaporization the particles of the surface of the liquid gain energy from the surrounding or the body surface and change into vapor.
द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ इवेपराइजेशन और वेपराइजेशन इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी, लिविंग द बॉडी कूल. कॉटन बीइंग अ गुड अब्सॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग द स्वीट. जो उसके अंदर दिया हुआ है, जो आइस कोल्ड वाटर होता है, हमने अगर उसको टम्बलर के अंदर रखा और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हम देखते हैं, उसका रीजन भी यही है. जो वाटर वेपर है हवा के अंदर, वो कांटेक्ट में आते हैं ग्लास के, और जब वो ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होती है, वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और वो फिर से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देने लग जाते हैं. और अगर इंग्लिश में बोला जाए, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द ग्लास ऑफ वाटर लॉसेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेज विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट. तो ये भी क्या है, इवेपराइजेशन का एक एग्जाम्पल है.